हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजीव, आपका दोस्त एजुकेशन हट चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग 8 दिसंबर 2019 प्रीवियस ईयर सीडीपी का क्वेश्चन कर रहे हैं। 10 तक ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। आज हम लोग 11 से देखने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन द स्क्रीन आप सभी देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर 2, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेषक है। ऑप्शन नंबर 4, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। जन्म के समय ही बुद्धि निर्धारित नहीं होती है। ऐसा होता है तो सभी का बुद्धि एक ही जैसा हो सकता था। ऑप्शन नंबर 2, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। मापा सटीक रूप से हम लोग इसको ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं कि माप सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 3, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेषक है। एकात्मक नहीं है, बुद्धि बहुआयामी होता है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है, क्योंकि हर एक इंसान में अलग अलग प्रकार का बुद्धि होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। इसका मतलब है कि बुद्धि बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? ऑप्शन नंबर ए, सृजनात्मक विचारक। ऑप्शन नंबर 2, अभिसारिक विचारक। ऑप्शन नंबर 3, अन्म्यक विचारक। ऑप्शन नंबर 4, आत्मकेंद्रित विचारक। रूही हमेशा एक से समस्या के एकाधिक समाधान के बारे में सोचती है। देखिए, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इसका मतलब वह बच्चा क्या हो सकता है? अभिसारिक विचारक नहीं होगा, आत्मकेंद्रित नहीं होगा, अनन्य विचारक नहीं होगा, तो क्या होगा? सृजनात्मक होगा, क्रिएटिव जिसको हम बोलते हैं। चूँकि ये भिन्न भिन्न तरीक़ा से सोचने का प्रयास कर रहा है, एकाधिक अपसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे वंचित समूह से हैं, वह पार्टिसिपेशन कम कर पा रहे हैं, तो उसके लिए शिक्षक क्या कर सकते हैं? दोस्तों, आप लोग भी शिक्षक हैं, अपने ढंग से सोच सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए नहीं बोल सकते हैं। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे वैसे हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। इन विद्यार्थी से अपनी अपेक्षा को हम कैसे कम कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या कर रहा है? अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए। जी हाँ, हम जिस मेथड से टीचिंग करवा रहे हैं उस पर हमको अपना विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ, और ये रहा आपका क्वेश्चन।
जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित तो हम नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 कट जाएगा। कभी कभी तैयार करेंगे, ये भी आपका कट जाएगा। तैयारी नहीं क्यों करेंगे, करना ही होगा ना। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, ठीक है। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं के लिए, चूँकि समावेशी शिक्षा है जिसमें हम लोग बात करते हैं सभी को समान शिक्षा, तो सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 न्यून अवधान विकार, ऑप्शन नंबर 2 अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? ऑप्शन नंबर 3 धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन नंबर 4 एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं कि पठन वैफल्य, इसको हम लोग डिसलेक्सिया बोलते हैं, जो पढ़ने संबंधी अक्षमता को बताता है। तो न्यून अवधान विकार ये तो नहीं होगा, आप लोग इसके बारे में नहीं पढ़े हैं। अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर डिसलेक्सिया की बात हो रही है जो कि पढ़ने से संबंधित अक्षमता है। ऑप्शन नंबर 4 एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, ये भी नहीं होगा। तो आप लोग जानते हैं धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, मतलब बच्चा फ्लुएंटली स्पीक नहीं कर पाता है पठन वैफल्य विकार में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर 1 व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, ऑप्शन नंबर 3 अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन नंबर 4 मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत तो हम लोग नहीं पढ़े हैं इस संदर्भ में। राइट टू एजुकेशन के बारे में, बिहेवियरिज्म के बारे में आप लोग जानते हैं, एक शिक्षण सिद्धांत फॉर्मूला व्यवहारवादी लोगों ने दिया है। नेक्स्ट है अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति के, सहानुभूति देने से कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 4 हम लोग देखेंगे मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। व्यावसायिक शिक्षा की बात हम लोग नहीं करते हैं। तो अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, अधिकार यहाँ भी है और ये भी अधिकार की बात कर रहा है। दोस्तों आप लोग टैली कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंध द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, संरचनावादी कंस्ट्रक्टिविज्म, यंत्रवत याद करना, ये तो पहले आपका कट जाएगा। उसके बाद है प्रबलन पर केंद्रित, उसके बाद है अनुबंध द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो आपका आंसर अवबोधन हो जाना चाहिए और ये ऑप्शन नंबर 2 और 3 को हम लोग उचित नहीं मान रहे, चूँकि कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे हैं, मतलब संरचनावादी की बात कर रहा है, तो अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित हम लोग बोल सकते हैं। दोस्तों हो सकता है कि उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रह जाए, तो उसके लिए हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, तो उस ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप भी वहाँ से जुड़ सकते हैं। वैसे आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजनाभूत सिद्धांतों के संदर्भ में
एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजनाभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए। बिल्कुल हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते हैं। बच्चों को दंडित करना चाहिए। दंड तो बिल्कुल मना करता है एनसीएफ देने के लिए। बार बार याद करने के द्वारा एक ही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, ऐसा भी नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, ऐसा नहीं हो सकता है, ये निगेटिव वर्ड है। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना पॉजिटिव है। यंत्रवत याद करना, ये भी आपका निगेटिव है। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, योग्यता के आधार पर हम लोग उसका नामांकित नहीं करेंगे, तो बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देंगे। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग 20 नंबर करने वाले हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से है, पूर्णतया अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है, संबंधित नहीं है। इमोशन एंड कॉग्निशन अलग नहीं है, स्वतंत्र भी नहीं है, संबंधित नहीं है। ये कैसे हो सकता है। मेरी इमोशन, मेरी भावना और मेरा कॉग्निशन, मेरा संज्ञान तो एक दूसरे में सन्निहित है, रिलेटेड है। दोस्तों, आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे और चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब एंड कर देंगे शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।